दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की प्रस्तावना। देखिए, पहली बात तो पूरे वर्ल्ड में अमेरिका वो फर्स्ट कंट्री था जिसने सबसे पहले संविधान के अंदर प्रीएम्बल इंक्लूड किया। उसके बाद कई सारे देशों ने इंक्लूड किया और उसमें से भारत भी एक है। और हमारा प्रीएम्बल हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन ही हमारे देश के संविधान का प्रीएम्बल बना। और प्रीएम्बल में आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुई है, वो हुई थी 42nd अमेंडमेंट इमरजेंसी के जस्ट बाद 1976 के अंदर। और इस अमेंडमेंट के अंदर हमारे प्रीएम्बल के अंदर 3 वर्ड्स ऐड किए गए: सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। और जो हमारे प्रीएम्बल का जो टेक्स्ट है वो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आप इसको चाहो तो वीडियो को रोक के इसको पढ़ भी सकते हो। हमें मेन क्या करना है, हमारे टेक्स्ट में से जो प्रीएम्बल का टेक्स्ट है इसके अंदर मेन कीवर्ड्स कौन से हैं उनको समझना है। तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल पहले पढ़ लेते हैं। अभी प्रीएम्बल के अंदर मेन चीजें क्या है, उसके बाद इसके कीवर्ड्स हम देखेंगे। इंग्रेडिएंट्स के अंदर सबसे पहले है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। अगर आपने इस टेक्स्ट को पढ़ा होगा तो टेक्स्ट की शुरुआत में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब हमारे संविधान के अंदर जो पावर है वो पावर संविधान को कौन दे रहा है? देश की संसद दे रही है कि नहीं, देश के लोग दे रहे हैं। जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो पीपल ऑफ इंडिया है। और हमारी इंडियन सोसाइटी कैसी होगी, नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी प्रीएम्बल में क्या दिख रहा है कि हमारे देश की सोसाइटी सोवरन, हमारा देश सोवरन है, सर्वोच्च है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी है हमारे देश के अंदर। ये सब कीवर्ड्स है, ये सब हम पढ़ेंगे अभी डिटेल के अंदर। और ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे संविधान का? हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव है कि हमारे देश और देश के नागरिकों को जस्टिस मिले, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी बनी रहे, भाईचारा बना रहे। और ये प्रीएम्बल का अडॉप्शन कब हुआ? 26 नवंबर 1949। हमारे संविधान का जब अडॉप्शन हुआ तो उसके साथ ही हमारे प्रीएम्बल का भी अडॉप्शन हुआ 26 नवंबर 1949। और उसके 2 महीने बाद की डेट में हमने क्या, हमारा संविधान में पूरे देश में मेजर उसके प्रोविजंस हमने लागू किए थे। अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। सबसे पहला कीवर्ड है सोवरन। सोवरन मतलब हमारा देश के ऊपर किसी और का अधिकार नहीं है, हमारा देश किसी के अधीन नहीं है, अपने आप में पूरा इंडिपेंडेंट है। हालांकि हमारे देश ने आजादी के बाद कॉमनवेल्थ नेशंस की मेंबरशिप ली है और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी इसने क्या है, मेंबरशिप ली है। बट इससे देश की सोवरेंटी पर कोई इंपैक्ट नहीं है। सॉरी। और एक सोवरेन नेशन की पहचान क्या होती है कि वो चाहे तो किसी फॉरेन टेरिटरी को अपनी टेरिटरी में मिला सकता है और चाहे तो अपनी टेरिटरी में से कुछ हिस्सा दूसरी फॉरेन टेरिटरी को दे सकता है। और ऐसा इतिहास में हुआ भी है। जब चाइनीज वार हुआ तो चाइना को कुछ हिस्सा हमने दिया। कई बार क्या है कि जब सीमा के ऊपर कुछ मतलब कुछ डिस्प्यूट होता है तो कुछ हिस्से दूसरे देश के हमारे देश में ले लेते हैं, हमारे देश के कुछ हिस्से दूसरे देश में चले जाते हैं, तो वो छोटा मोटा चलता रहता है। ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाता है बिकॉज हमारी कंट्री सोवरेन कंट्री है, अपने डिसीजन खुद ले सकती है। अगला कीवर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर कीवर्ड हमने पहले भी देखा है कि सेक्युलर वर्ड प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट के अंदर क्या है, ऐड किया गया था। लेकिन ऐड नहीं भी किया होता तो भी हमारा देश का संविधान है वो सेक्युलर संविधान ही बनाया गया है, देश को सेक्युलर नेशन ही बनाया गया है। क्योंकि बहुत सारे प्रोविजन है जो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं। जैसे हमने देखा कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप जो मर्जी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हो। इक्वालिटी का राइट है, कहते धर्म के बेस पे आपने कोई भेदभाव नहीं करना है। बहुत सारे प्रोविजन हैं जो ये इशारा करते हैं कि देश के अंदर धर्म जो संविधान है वो धर्म के आधार पर कोई भी बंटवारा नहीं करता। इसके बाद में है नेक्स्ट कीवर्ड सोशलिस्ट। देखो, सोशलिस्ट का मतलब समाजवाद एक तरह से हो गया। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं, ये 3 कीवर्ड ऐड किए थे ना संविधान के अंदर, अमेंडमेंट के अंदर। सॉरी, कौन कौन से थे? कीवर्ड 3 थे, ये सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो सोशलिस्ट वर्ड भी क्या है 42nd अमेंडमेंट के अंदर ऐड हुआ। अब सोशलिज्म 2 तरह का होता है।
एक तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और एक होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है उसमें क्या होता है कि देश के अंदर जो भी उत्पादन के साधन होते हैं सभी साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। सरकार उत्पादन करती है, जनता उसे कंज्यूम करती है और जनता क्या है उन फैक्ट्रीज में वहां सेवाएं देती है, जैसा कि रशिया में भी है। हालांकि रशिया भी थोड़ा मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ चल पड़ा है। तो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पूरी सोशलिस्टिक अर्थव्यवस्था होती है, सारा अधिकार गवर्नमेंट के पास होता है। वहीं दूसरी होती है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इसमें क्या मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, कुछ साधनों पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है और कुछ साधनों पर क्या है प्राइवेट लोग भी कर सकते हैं, मतलब मिक्स काम चलता है। जैसे हमारे देश के अंदर है जो रेलवे है वो सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर है, उसमें प्राइवेट लोग नहीं है। वहीं जो बसेस का जो सिस्टम है देश के अंदर, तो बसें कुछ रोडवेज बसें भी चलती है और प्राइवेट बसें भी चलती है, और कुछ ऐसी जगह भी है जहां सरकार बिल्कुल नहीं है, वहां सिर्फ प्राइवेट लोगों का बिजनेस है। तो यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो सोशलिज्म के दो टाइप है, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पाया जाता है। हालांकि मिक्स्ड इकोनॉमी और ज्यादा प्राइवेट इकोनॉमी की तरफ बढ़ चली थी 1991 के जब आर्थिक सुधार आए। उसमें एलपीजी मशहूर है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद में सरकार ने काफी हिस्सा अपना खींच लिया है और मोस्टली चीजों को ज्यादा से क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया है। आज भी ये चीज लगातार चल रही है कि सरकार के जो एंटरप्राइजेज है वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं और प्राइवेट लोगों के हाथों में जा रहा है। जैसा कि अमेरिका में मोस्टली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, तो उस तरफ हमारा देश बढ़ रहा है। चौथा है डेमोक्रेटिक क्या, सुप्रीम पावर क्या, इसमें लोकतंत्र जिसको बोलते हैं हम, कि सुप्रीम पावर इसमें लोग होते हैं। डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। देखो लोकतंत्र का मतलब देश में राज कौन करेगा, लोग राज करेंगे। सत्ता पे राज किसका होगा, लोग राज करेंगे। अब क्या है, जो राज करते हैं वही लोग कानून बनाते हैं। तो कानून किसको बनाना चाहिए, लोगों को कानून बनाना चाहिए। बट हम तो देखते हैं हमारे यहाँ तो लोग कानून नहीं बनाते, हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट कानून बनाती है। तो दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जैसा कि स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में अगर कोई कानून बनता है तो वहां के लोगों से पूछा जाता है, लोग उस पर वोटिंग करते हैं। वोटिंग करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे एक तो रेफरेंडम बोलते हैं, प्लेबिसाइट भी बोलते हैं, इनिशिएटिव भी बोलते हैं और रिकॉल भी कहते हैं। रिकॉल भी इसका नाम है। कई तरीके के एक तरह के हथकंडे हैं जिनके जरिए हम क्या है वोटिंग करवा सकते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में मोस्टली पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, तो उनको नॉलेज है कानून की, तो उस पर वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, और स्पेशली आज़ादी के टाइम तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसीलिए देश के संविधान ने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का चूज किया। और अब हम क्या करते हैं, हम कुछ लोगों को चुनते हैं, उन्हें पावर देते हैं कि जाओ भाई तुम हमारे लिए कानून व्यवस्था बनाओ। तो यहां पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसके अंदर पीपल क्या है, लोगों को सिलेक्ट करते हैं और वो लोग जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ही, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए, सोशल भी होनी चाहिए और इकोनॉमिक भी होनी चाहिए। पॉलिटिकल तो आपने पढ़ लिया कि हाँ भाई कानून बनाना एंड ऑल दैट। सोशल में क्या है कि देश के सभी जो लोग हैं उनको समान अधिकार मिले, जस्टिस मिले और उनका समान रूप से उनका क्या है भरण पोषण हो और उनकी इकोनॉमिक स्थिति भी बराबर लाने की कोशिश की जाए। तो डेमोक्रेटिक भी हमारे यहाँ फीचर है। अब इसके बाद और भी कई सारे फीचर है, वो अभी हम आगे करते हैं। नेक्स्ट है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी डेमोक्रेटिक पॉलिटी हो ना, वो दो तरीके की हो सकती है। एक तो मोनार्की, मोनार्की में तो क्या होगा, हेड ऑफ स्टेट, मतलब मैं प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं। हेड ऑफ स्टेट एंजॉयज हेरिडिटरी पोजीशन, मतलब आनुवंशिक पोजीशन होगी उसकी, जैसा कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में क्या है कि जो किंग और क्वीन है वो हेरिडिटरी चल रहा है, एक ही परिवार के लोग, जैसे एक एक्सपायर हुआ तो उससे आगे उसकी बेटी या बेटा मान लो, उस हिसाब से उसने वो पोजीशन ले ली। एक होता है रिपब्लिक सिस्टम, जिसमें क्या है हमेशा हेड ऑफ स्टेट चुना जाता है, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाए जैसा कि अमेरिका में होता है, चाहे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाए जैसा कि इंडिया में होता है। इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अमेरिका में डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब क्या रिपब्लिक का इसके अलावा दो चीजें और भी होती है उसमें, एक तो सॉरी, पीपल्स आर सोवरेन, जो लोग हैं वो सर्वोच्च होते हैं, उन्हीं की चलती है, इनडायरेक्टली वो ही सत्ता पर काबिज होते हैं। दूसरा है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, किसी भी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी, सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। ये भी रिपब्लिक का साथ में मीनिंग हम क्लियर कर लेते हैं। अब रिपब्लिक के बाद में नेक्स्ट हमारी फीचर है वो है जस्टिस। अब
प्रियम्बल में वर्ड है जस्टिस। जस्टिस का यहां पर मतलब है तीन तरह की जस्टिस, एक तो पॉलिटिकल जस्टिस, एक सोशल जस्टिस और एक इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस से मतलब है कि देश के हर नागरिक को देश की राजनीति में भाग लेने का समान अवसर दिया जाना चाहिए, जैसा कि है भी। कोई भी व्यक्ति इलेक्शंस लड़ सकता है, सब लोग वोट डाल सकते हैं जो एलिजिबल है। तो इक्वल पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देने की कोशिश की गई है। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस का मतलब है कि देश में जो लोग रहते हैं उनके साथ समान व्यवहार होगा, उन्हें समान रूप से आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। और इकोनॉमिक जस्टिस कि देश के अंदर पॉलिसीज ऐसी बनाई जाएगी जिसके अंदर क्या है, गरीबों का शोषण ना हो और सबको समान रूप से अपनी आर्थिक जीवन चलाने का मौका मिले। और ये तीनों चीजें पॉसिबल करवाई गई है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हम पहले भी पिछले चैप्टर में इनके बारे में हल्का फुल्का देख चुके हैं, आगे जाके डिटेल में आएंगे ये। और नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है वो है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब देश के अंदर जो लोग हैं वो सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो खुले होकर अपने विचार व्यक्त कर पाए, खुले होकर अपना बिजनेस कर पाए, खुले होकर अपना जीवन यापन कर पाए। और मतलब किसी भी तरह की रिस्ट्रेंट्स नहीं होनी चाहिए, बाधाएं नहीं होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स होना चाहिए। वो भी फंडामेंटल राइट्स के थ्रू क्या है, प्रोवाइड करवाया गया है। अगली फीचर है इक्वालिटी। इक्वालिटी तो स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी। उसके जरिए इक्वालिटी का पूरा ध्यान रखा गया है हमारे संविधान के अंदर, जिसे राइट टू इक्वालिटी में 5 मेन प्रोविजन कवर करते हैं। एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, वे कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगा, किसी बेस पे बायस नहीं होगा। और प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, कलर एटसेट्रा, कि भाई आप लोगों के बीच में कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता उसके धर्म को लेकर, उसकी रेशियल को लेकर, सेक्स मेल फीमेल को लेकर, कास्ट वगैरह या कलर भी, कौन वाइट कौन है, ब्लैक कौन है, ऐसा भी कोई भेदभाव नहीं हो सकता देश के अंदर। और इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल कि भाई एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सबको, किसी को स्पेसिफिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे। हालांकि हम देखते हैं शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास या एसटी, इनको स्पेशल प्रिविलेज दी गई है, लेकिन इसके पीछे भी इक्वालिटी का ही कंसेप्ट है। हम आगे वाली क्लासेस में इसको क्लियर करेंगे। एक है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को अबोलिश किया गया है कि कोई भी छुआछूत में विश्वास नहीं करेगा, ना ही छुआछूत के कारण किसी के साथ कोई भेदभाव होगा। अगला है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जो देश में महाराजा, नवाब, ये जो सब टाइटल्स हैं उनको अबोलिश कर दिया गया। तो इन सब के जरिए देश के अंदर इक्वालिटी संविधान ने लाने की कोशिश की है। और अगला कीवर्ड है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है कि सब लोग आपसी भाईचारे से रहेंगे, और ऐसा संविधान ने कोशिश की सिंगल सिटीजनशिप देकर। सिंगल सिटीजनशिप के जरिए संविधान ने बताया कि देश के लिए सब लोग बराबर है और सबको समान अधिकार है, चाहे वो किसी भी स्टेट में रहता हो, किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से वो ताल्लुक रखता हो, सबके लिए समान नागरिकता है, सब लोग समान है। और अब इनको आपस में भाईचारे पर ध्यान लोगों को देना चाहिए और भाईचारे के साथ ही रहना चाहिए। तो ये प्रियम्बल की मेन कीवर्ड्स थे जो हमने पढ़े। इन्हीं कीवर्ड्स को मिलाकर हमारा प्रियम्बल बना है। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल। क्या प्रियम्बल के अंदर अमेंडमेंट हो सकती है? काफी समय तक ये झगड़ा चलता रहा कि प्रियम्बल में अमेंडमेंट नहीं हो सकती। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट का आर्टिकल है आर्टिकल 368। और एक बेरूबारी का एक केस हुआ था, बेरूबारी उसका नाम था। उस केस में ये डिसाइड किया गया कि प्रियम्बल तो संविधान का पार्ट ही नहीं है, तो अमेंडमेंट नहीं हो सकती है प्रियम्बल के अंदर। लेकिन फिर केशवानंद भारती का जो केस हुआ, उस केस ने इस डाउट को क्लियर कर दिया। केशवानंद भारती ने कहा कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट है और संविधान में अगर अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंडर हो सकती है तो प्रियम्बल के अंदर भी अमेंडमेंट हो सकती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। प्रियम्बल में ऐसी अमेंडमेंट नहीं हो सकती जिससे कि पूरा का पूरा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर हिल जाए। और अमेंडमेंट आपको पता है 42nd अमेंडमेंट हुई भी थी, जो अभी हमने डिस्कस की, जिसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और ये कुछ वर्ड क्या है, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड क्या है, हमने ऐड ऑन किए थे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा प्रियम्बल का चैप्टर होता है समाप्त। थैंक यू।